Hello everyone, this is Pooja Poddar and welcome back to our channel Poddar Girl Dream Hub. Friends, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो था वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सबने उसे रेडी भी कर लिया होगा। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करें। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स गो। आज का क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करें। या फिर ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करें। दोस्तों, अगर आर्यों के आर्थिक जीवन को देखा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में वे ज्यादा प्रगति नहीं कर सके। इसकी वजह थी आर्यों के अनार्यों के साथ निरंतर संघर्ष। इस संघर्ष की वजह से उन्हें जीवन यापन करने में काफी कठिनाई हुई। सैंधवों की तुलना में आर्यों के वाणिज्य, व्यवसाय एवं उद्योग धंधे की प्रगति में कमी रही। फिर भी आर्यों के आर्थिक जीवन की विवेचना हम निम्नलिखित पहलुओं के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं। आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन जिन बिंदुओं पर निर्भर करता है उसमें पहला बिंदु है हमारा पशुपालन। प्रारंभिक आर्यों के जीवन यापन का मूल तत्व पशुपालन था। उनके पालतू पशुओं में गाय, बैल, कुत्ते, बकरे, घोड़े, भेड़, गधे आदि प्रधान थे, किंतु इनके जीवन में गाय की प्रधानता सबसे अधिक थी। गाय का दूध एवं गोबर जीवन यापन में बहुत उपयोगी था। गाय के बछड़ों से वे हल जोतते थे। गाय विनिमय का प्रमुख साधन था। गाय की तरह ही घोड़े का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। घोड़े को रथ खींचने, आखेट एवं भूमि की जोत में काम में लाया जाता था। भेड़ के बालों से वे लोग ऊनी वस्त्र तैयार करते थे। पशुधन ही आर्यों की समृद्धि का प्रतीक हुआ करते थे, अतः वे अपने इष्ट देव से पशुधन की कामना करते थे। हमारा अगला बिंदु है कृषि। बहुत हद तक आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर भी निर्भर था। शुरुआत में पशुपालन की तुलना में कृषि बहुत कम होती थी, परंतु कालांतर में आर्यों ने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। फिर कृषि बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। लोग मुख्यतः गेहूं, जौ, तिल, धान एवं शाक सब्जियां उगाते थे। खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जिसे एक साथ 6 से 12 बैलों के जोतने का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि लोगों के बीच वितरित थी। उत्तम खेती के लिए आर्य खाद एवं सिंचाई का भी प्रयोग जानते थे। तो इस तरह का आर्यों का कृषि था। आर्यों के आर्थिक जीवन की अगली निर्भरता व्यापार पर थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने व्यापार के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं की थी। उनके व्यापार का दायरा बहुत ही सीमित था। बड़े बड़े भूपति ही व्यापार कार्यों में लगे हुए थे। अधिकतर घरेलू व्यापार किया जाता था। विदेशों के साथ भी सीमित व्यापार किया जाता था, जिनमें चदरे एवं चमड़े का व्यापार प्रमुख था। व्यापार करने का तरीका वस्तु विनिमय के द्वारा था। गाय विनिमय का मुख्य साधन माना जाता था। जल मार्ग का व्यापार बड़ी बड़ी नावों के द्वारा होता था। माना जाता है कि मुद्रा का प्रचलन सभ्यता के अंतिम चरणों में हुआ होगा, क्योंकि सभ्यता के अंतिम चरणों में निष्क नामक एक स्थान पर 100 घोड़ों का मूल्य 100 निष्क बताया गया है। व्यापारी वर्ग परोग और पानी के नाम से जाने जाते थे। तो ये था आर्यों के व्यापार का विवरण। तो चलिए हम अपने अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आखेट। जानवरों का शिकार कर अपनी जीविका चलाना भी आर्यों के आर्थिक जीवन का एक हिस्सा था। आर्य मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते थे, जैसे मुर्गा, सूअर, शेर एवं भैंसे आदि। शिकार कर उनका मांस खाना उनका शौक था। शिकार या आखेट करने के लिए धनुष, बाण, जाल, फंदा आदि का प्रयोग करते थे, जिसकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। संभवतः आखेट का कार्य निम्न वर्ग के लोग ही किया करते थे।
अगला बिंदु है गृह उद्योग एवं दस्तकारी। पूर्व वैदिक आर्यों ने विभिन्न गृह उद्योग, धंधे एवं दस्तकारी के क्षेत्र में प्रगति की और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। लोहा, चांदी, सोना, तांबा, टीन, शीशा आदि धातुओं से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कारीगर किया करते थे। लोहार लोहे, तांबे, पीतल और कांसे आदि से तरह तरह के वस्तुएं और बर्तन का निर्माण किया करते थे। सोनार सोना चांदी के आभूषणों को बनाते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाते और चमार चमड़े की वस्तुएं का निर्माण करते थे। इस सभ्यता के लोग इन सब के अलावा कटाई, बुनाई, रंगाई और सिलाई एवं नक्काशी के कार्यों में भी निपुण थे। अतः वैदिक सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन इन बिंदुओं पर आधारित था। इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का आर्थिक जीवन ना तो बहुत ही समृद्ध था, ना ही दयनीय था। यहाँ के लोग विकासशील थे और समृद्ध होने के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से आर्यों के आर्थिक जीवन के सभी पहलू स्पष्ट होते हैं। और अब हम आर्यों के राजनीतिक जीवन के पहलुओं को देखेंगे। राजनीतिक जीवन का हमारा पहला बिंदु है राजा। राजा को राजनीतिक जीवन का केंद्र माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आर्यों के राजनीतिक जीवन में राजा किस तरह के हुआ करते थे। पूर्व वैदिक काल की सत्ता राजतंत्रात्मक थी। शुरुआती दौर में राजा प्रजा द्वारा चुने जाते थे, लेकिन कालक्रम में यह पैतृक हो गया। राजा बहुत ही विलासमय जीवन जिया करते थे। राज्य का प्रतीक राजा को माना जाता था और लोग राजा को देवता का रूप मानते थे। प्रारंभ समय में राजा अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते थे, परंतु उत्तराधिकारी प्राप्त राजाओं ने यह नियम बदल दिया। इसके बावजूद भी राजा तानाशाह कदापि ना बन सका, क्योंकि राज्याभिषेक के समय उसे जनता से अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति लेनी पड़ती थी। राजा पर सभा और समिति के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। राजनीतिक जीवन का हमारा अगला बिंदु है राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई कुटुंब या परिवार था। इसका प्रधान गृहपति या पिता होते थे, जिनके नियंत्रण में परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। अनेक परिवारों को मिलाकर एक गांव बनता था, जिसके प्रधान ग्रामीण कहलाते थे। ग्रामीण समस्याओं का निपटारा वही करते थे। इस काल में समाज का संगठन कबीले के रूप में था। कबीले को ऋग्वेद में कई जगह जन शब्द का नाम दिया गया है। कई गांवों को मिलाकर एक अन्न या विष बनता था, जिसके प्रधान विषपति कहलाए। राजनीतिक रूप से संगठित विष को ही राष्ट्र कहा जाता था, जिसके सर्वे सर्वा राजा स्वयं होते थे। हमारा अगला पॉइंट है राज्य पदाधिकारी। प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक पदाधिकारी भी होते थे। पुरोहित राज्य का प्रधानमंत्री होता था और राजा का सलाहकार भी। सेनानी सेना का संचालन करता था। इसकी नियुक्ति राजा स्वयं करते थे। अंत में ग्रामीण, इनके हाथों में गांव का शासन, प्रबंधन एवं छोटे छोटे विवादों का निपटारा करना होता था। इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में पूत, रथकार और कर्मकार जैसे अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। अब राजनीतिक जीवन की न्याय व्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। अगला पॉइंट है न्याय व्यवस्था। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। छोटे मोटे विवाद का फैसला ग्राम पंचायत करती थी, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था। अपराध निश्चित करने के लिए जल और अग्नि परीक्षा ली जाती थी। कठोर दंड देने का प्रावधान था। जैसे को तैसा या खून के बदले खून न्याय का मापदंड था। बाद में चलकर आर्थिक दंड का भी नियम बनाया गया। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल के आर्यों के राजनीतिक जीवन में। अगला पॉइंट है सैन्य व्यवस्था। आर्यों का स्वभाव कुछ हद तक लड़ाकू प्रवृत्ति का था। इस कारण युद्ध करना आर्यों को प्रिय था। इस काल में कोई नियमित सेना नहीं होती थी। सैनिकों के मुख्य अस्त्र शस्त्र धनुष, बाण, कवच, तलवार, ढाल, बर्छी आदि थे। हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है सभा और समिति। राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं बनाई गई थीं।
ये राजा के बहुत से कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। राजा की समस्त नीतियां यहीं से तय की जाती थी। इस प्रकार वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के सभी पहलू स्पष्ट हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना ना भूलें, अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें मुझसे। थैंक यू सो मच।